Hey everyone, welcome to my YouTube channel Into the Fictional World. I hope you all are doing great. इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. कुछ लोगों के लिए ये मांगा अनकंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि इस मांगा का स्टोरी लाइन ही ऐसा है. इसलिए अगर आप चाहें तो इसे यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं. अगर एक्सप्लेनेशन में कोई मिस्टेक्स होती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसे सुधार सकूं. तो अब आगे बढ़ते हैं. आज मैं लेडी डेविल मांगा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जिससे उसके घर वाले किसी पर्सन से ज़बरदस्ती शादी करा रहे होते हैं, और वो भी एक ऐसे ओल्ड मैन से जो पहले से शादीशुदा है और उसकी 4 पत्नियां भी रह चुकी हैं. उनमें से कुछ को तो उसने खुद ही मार दिया था. उस शादी से बचने के लिए वो लेडी अपने पूर्वज के किसी शैतान को जगा देती है और उससे इस शादी से बचाने की मांग रखती है. पर उसे नहीं पता था कि इस शैतान को जगाने का अंजाम क्या होने वाला है. अगर आप इस कहानी में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल पर जुड़े रहिए. तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें एक विला दिखाया जाता है और उस विले का एक टावर दिखाया जाता है जिसके विंडो से रोशनी आ रही थी. हम देखते हैं उस टावर के अंदर एक लड़की बैठी हुई होती है और कुछ लिख रही होती है. वो हमसे कहती है, मेरा नाम जियोविनेता इसियोल्ट यूरिक्रेटस बल्देमार है. मैं इसी साल 23 की हो गई और मैं बल्देमार के ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी हूँ. यह है हमारी कहानी की मेन लीड है. वो परेशान सी लग रही थी और कुछ लिख रही थी. वो फिर कहती है, मैं फिलहाल गुस्तेफ के जो ड्यूक हैं, ड्यूक यानी एक राजा जैसा ही होता है, तो गुस्तेफ के ड्यूक जोहान्स की जुड़वा बहन भी हूँ और विनफ्राइड की बड़ी बहन हूँ जो कि एक मॉन्क यानी साधु है. तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है जिससे वो घबरा जाती है और उस पेपर और पेन को अपने पीछे छुपा लेती है. वो आवाज बहुत देर तक आती रहती है. वो घबराती हुई दरवाजे की तरफ ही देख रही होती है. वो फिर कहती है, आज की रात इस अंधेरे में आसमान को चीर देने वाली खामोशी में मैं एक पुरानी बर्बाद हुई यादों को ताज़ा कर रही हूँ. मैं उस दिल से जो कभी बहुत बुरा हुआ करता था एक चिट्ठी लिख रही हूँ. फिर वो कहती है, ओ एविल मकान मालिक. वो ऐसा क्यों कहती है ये तो हमें बाद में पता चलेगा. फिर हमें 3 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है. इस लेडी का नाम मैं शॉर्टकट में एनेट ही बोलूंगी क्योंकि उसका नाम बहुत लंबा है. तो एनेट सोच रही होती है, 3 साल पहले उस भाग्यशाली गर्मी के दिनों में मैं 20 साल की थी. फिर हमें बल्देमार खानदान का विला दिखाया जाता है जिसमें बहुत भीड़ होती है. लोग बातें कर रहे होते हैं. तभी एक सैनिक आकर कहता है, सब लोग सुनो, ड्यूक वापस आ गए हैं. वो ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर को भी रेस्टोर कर दिया गया है और ड्यूक ने यर्ल और पीलो को भी वापस भेज दिया है. शायद ये यर्ल और पीलो वही लोग हैं जिनके साथ जोहान्स यानी ड्यूक युद्ध करने गया था, जिससे इसने उन्हें हरा दिया और उन्हें वापस भी भेज दिया और साथ ही अपने बॉर्डर को भी रेस्टोर कर लिया. फिर हमें घोड़ों के पैरों की आवाज आती है और मेन गेट को ओपन करने को बोला जा रहा होता है. फिर सब अंदर आते हैं. एक गोल्डन हेयर वाला लड़का अंदर आता है. सब चिल्ला रहे होते हैं, हमारे ड्यूक जोहान्स वल्देमार ऑफ सनशाइन वापस आ गए हैं. सब ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं, माय लॉर्ड माय लॉर्ड. जॉन्स भी खुश होकर प्रजा को खुशी से ग्रीट कर रहा होता है. तभी वो एनेट को देखता है और एनेट भी विंडो के पास खड़ी होके उसे देख रही होती है. फिर वो मुड़ जाती है और चेयर पर रखे हुए एक तस्वीर को देख के सोचने लगती है, ये वो दिन है जब मुझे उस दूसरे आदमी का तस्वीर मिला जिससे मेरी शादी होने वाली थी. उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था इंड्रीसन्स के लॉर्ड, मतलब वो पेंटिंग वाला आदमी, मेरे ग्रैंडफादर से भी ज्यादा उम्र का है. ऐसा लगता है जैसे वो कल ही मर जाएगा. अमीर बूढ़ा आदमी जिसके पास कोई नॉवल टाइटल भी नहीं है. मतलब ऐसा होता है ना कि किसी के नाम से ही उसे जाना जाता है क्योंकि उसका नाम भी फेमस होता है, मतलब जिसे नाम कमाना कहते हैं. वैसा ही कोई नॉवल टाइटल भी नहीं था. वो सिर्फ अमीर था, इसलिए उसके फादर ने इसे केयरफुली चुना था उससे उसकी शादी कराने के लिए. इससे हमें समझ आता है कि उसके फादर उसे जबरदस्ती इस आदमी के साथ शादी कराना चाहते हैं क्योंकि वो अमीर है. तो वो फिर सोचती है, इंड्रिटसन का लॉर्ड पहले ही 4 बार शादी कर चुका है. अपनी कुछ पत्नियों को उसने घर से निकाल दिया और कुछ को तो उसने अपने हाथों से मार दिया. इन्हीं सब ख्यालों में परेशान होकर वो अपना हाथ काट लेती है. तो उसके हाथों से ब्लड आ रहा होता है. तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है. उसे वहां पर पेन हो रहा था. वो उस पेंटिंग को देखकर फिर सोचती है, मेरे फादर ऐसे ही हैं. ऐसे आदमी के हाथों उन्होंने मुझे सौंपने का फैसला किया है.
अपनी शादी की रात विधवा हुई बेटी का ख्याल रखने की वजह उन्होंने मुझे उन बेकार रूमर्स की वजह से सिर्फ एक परेशानी ही समझा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पहले किसी से शादी कर चुकी है और शायद उसका हस्बैंड मैरिज के बाद ही मर गया होगा, इसलिए वो विधवा भी हो गई। वो अपने उस जख्मी हाथों पर पट्टियां बांधते हुए सोचती है, वो जॉन्स के बारे में सोचती है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए वो युद्ध है, क्योंकि मिलोयुल के साथ इतनी जल्दी युद्ध का खत्म होना कोई आम बात नहीं। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और कोई उसे एनेट कहकर बुलाता है। तो वह दरवाजे की तरफ देखती है, उसके हाथों का ब्लड अभी भी बंद नहीं हुआ था। वो पर्सन कहता है, ये मैं हूँ जॉन्स, ऐसे बिना बताई लेडी के चैम्बर में आने के लिए माफी चाहता हूँ। एनेट, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था जो मैं युद्ध से लेकर आया हूँ, मैं इसे तुम्हारे दरवाजे के पास रख रहा हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जॉन्स और एनेट दोनों ही जुड़वा भाई बहन हैं। फिर उसके जाने के बाद एनेट दरवाजा खोलती है और उस बॉक्स को खोल के देखने लगती है। वो हाथी के दांत से और ऑब्सिडियन स्टोन से बना एक चेस सेट था। फिर वो उसे अंदर ले आती है और उसे एक टेबल पर रख के देखते हुए सोचती है, बचपन में हम जिस खिलौने से खेला करते थे वो भी हाथी के दांत और ऑब्सिडियन से बना हुआ था। जब मैं 6 साल की थी तब मैं और जॉन्स एक ही कमरे को शेयर किया करते थे। इससे पहले कि मुझे और मेरी माँ को हमारे कमरे में बंद कर दिया जाता, मैं जॉन्स के साथ खाती, खेलती और सोती थी। हम पूरी रात जागकर चेस खेलते रहते। हमारी केयर टेकर मुझे डांटती कि लड़कों का खेल लड़कियां नहीं खेला करते। वो फिर सोचती है, जॉन्स को चेस में कोई नहीं हरा सकता था, पर मैं उसे हर रात एक चैलेंज करती रही जब तक कि मैं उससे जीत नहीं गई। और मुझे उस वक्त इतनी खुशी मिली थी जिसे मैं शब्दों में कभी बयां नहीं कर सकती। और वो यही सब सोच के खुश हो रही होती है। और अगले ही पल जैसे ही वो अपने बचपन के यादों को याद करने लगती है, उसका स्माइल सैडनेस में बदल जाता है। वो चेस के 2 मोहरों को एक साथ रख के सोचती है, मैंने अपने भाई के साथ रहने का हक कैसे खो दिया। फिर वो उसी टेंशन में अपना हाथ फिर से काटने लगती है और वो अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ रूमर में लोग बोल रहे होते हैं वो औरत वो अपने ही पति की मौत का कारण है। वो औरत कर्स है, शापित है। हम देखते हैं उसका पति फांसी से लटका हुआ था और वो उसे देख रही थी और लोग उसे एक श्राप की तरह देख रहे थे। एनेट के पास्ट में क्या हुआ ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल तो हमें कुछ नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। सब उसे एक श्राप की तरह ही देख रहे थे और वो उदास डरी हुई बैठी हुई होती है। फिर वो पीछे मुड़ती है तो उसे अपना भाई दिखता है और वो रोने लगती है। वो सोचती है कि इस दुनिया में हमसे ज्यादा करीब कोई नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने भाई से ही प्यार करती है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।